गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ घर पे आप लोग सभी अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे नए वीडियो का। आज जो है हम कोलाइड का जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस क्लासिफिकेशन को हम ख़त्म करेंगे। और क्लासिफिकेशन में हमारा जो मेन है वो हम पढ़ रहे थे लास्ट में सहचारी कोलाइड्स हम पढ़ रहे थे। बहुअणुक पढ़ लिया था और वृहद अणुक पढ़ लिया था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड और सहचारी कोलाइड जो होते हैं उनको हम जनरली क्या कहते हैं, एसोसिएट कोलाइड कहते हैं। एसोसिएट कोलाइड्स हम उनको कहते हैं। क्या होते हैं एसोसिएट कोलाइड या सहचारी कोलाइड, क्या होते हैं, पहले मैं इनके बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर आप लोगों को लिखवाता हूँ। देखिए बच्चों, क्या होता है, ऐसे कोलाइड्स, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जब उनकी सांद्रता कम होती है, जब उनकी सांद्रता कम होती है तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जब उनकी सांद्रता अधिक हो जाती है तो वो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार ना करके, ठीक है, और वो कोलाइड्स की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम जो है एसोसिएट कोलाइड कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उनकी सांद्रता अधिक हो जाती है तो सांद्रता अधिक होने पर वो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, वो कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम जो है सहचारी कोलाइड्स या एसोसिएट कोलाइड्स हम कहते हैं। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में अच्छा इसी टॉपिक में से जो प्रश्न एग्जाम में बनता है वो होता है मिशेल निर्माण। तो इस टॉपिक का एक दूसरा नाम और लिख लेना, मिशेल निर्माण या मिशेलिनीकरण जो है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसकी सहचारी कोलाइड की परिभाषा लिखा रहा हूं मैं आपके सामने। वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब सांद्रता का मान अधिक होता है तो ये कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं, कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ को, ऐसे अवस्था को सहचारी कोलाइड कहते हैं। सहचारी कोलाइड जो कम सांद्रता के ऊपर तो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब सांद्रता का मान अधिक होता है तो ये किसका निर्माण करते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थों को सहचारी कोलाइड्स हम कहते हैं। अब सहचारी कोलाइड को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सहचारी कोलाइड को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। एक मिनट, सहचारी कोलाइड को समझने के लिए हम सोडियम स्टीरिएट का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सहचारी कोलाइड को
लाना बेटा। सहचारी कोलाइड को समझने के लिए हम, ये थोड़ा स्टैंड जो है मिस हो गया, 1 मिनट। तो सहचारी कोलाइड को समझने के लिए हम जो है सोडियम स्टीरेट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो सहचारी कोलाइड को समझने के लिए सोडियम स्टीरेट का एग्जाम्पल, सोडियम स्टीरेट का जो उदाहरण होता है, फॉर्मूला होता है C17H35 C++ON। ये जो फॉर्मूला है वो आपके सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है। ये सोडियम स्टीरेट जब हम, अच्छा, सोडियम स्टीरेट जो होता है ये हमारा सामान्यतः साबुन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? यह है साबुन का सूत्र होता है। जब साबुन को पानी में लिया जाता है तो इस सोडियम स्टीरेट के जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो स्टीरेट आयन में C17H35 C++O- और साथ में सोडियम प्लस। तो ये तो होता है हमारा स्टीरेट आयन। और ये होता है हमारा सोडियम आयन। स्टीरेट आयन और सोडियम आयन जो है, जब साबुन को पानी में लिया जाता है तो सोडियम स्टीरेट जो है स्टीरेट आयन में और सोडियम पॉजिटिव आयन में टूट जाता है, ठीक है। अब इस समय इसकी क्या है, सांद्रता थोड़ी कम होती है। तो इस समय देख लीजिए, इस समय सोडियम स्टीरेट का एक ही मॉलिक्यूल है, तो इस समय ये विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार कर रहा है। कैसे? स्टीरेट आयंस और सोडियम आयंस ये दोनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं? विद्युत अपघट्य का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मान लो कोई तेल की बूंद इस सोडियम स्टीरेट के पास में आएगी। अब इस सोडियम स्टीरेट के अंदर भी 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? देखो, स्टीरेट आयंस के अंदर स्टीरेट आयन के पास भी 2 हिस्से हैं या 2 भाग हैं। कौन कौन है? एक तो C17H35 C++O-। इसमें जो ये C17H35 वाला भाग जो होता है वो कार्बनिक होता है, और जो कार्बनिक भाग होता है वो जल में अविलेय होता है। तो ये वाला भाग जो होता है वो कैसा है? जल में अविलेय, मतलब जल में घुलनशील नहीं है ये। और ये जो ऑक्सीजन वाला भाग होता है ये आयनिक भाग होता है। कैसा होता है? आयनिक भाग होता है। और आयनिक भाग जो होता है वो जल में विलेय होता है। जल में कैसा होता है? ये विलेय होता है। तो खुद स्टीरेट आयन जो होता है वो स्टीरेट आयन भी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक कार्बनिक भाग जो कि जल में अविलेय होता है, इसको जल विरागी भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जल विरागी भाग भी कहते हैं इसे। और ये जो हिस्सा होता है आपका ये जलरागी कहलाता है। जलरागी। तो इस प्रकार से स्टीरेट आयन में 2 हिस्सों में बढ़, सबसे पहले सोडियम स्टीरेट जो है हमारे साबुन का फॉर्मूला होता है, और साबुन को जब हम पानी के संपर्क में लाते हैं तो इसका आयनीकरण हो जाता है, क्योंकि सांद्रता जब कम होती है तो सोडियम स्टीरेट जो होता है विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, और ये स्टीरेट आयन और सोडियम धनायन में टूट जाता है। अब ये स्टीरेट आयन जो होता है, ये स्टीरेट आयन भी अपने 2 हिस्से रखता है, यानी 2 भाग रखता है। एक तो कार्बनिक भाग C17H35 जो कि जल विरागी होता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, और नहीं घुलने के कारण इनको जल विरागी भाग या जल में अविलेय भाग होते हैं। क्योंकि आयनिक भाग जो होता है वो जल में विलेय होता है, इस कारण से इसको जलरागी भाग भी हम इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही कोई तेल की बूंद
स्टीरेट आयन के संपर्क में आएगी। जैसे ही कोई तेल की बूंद इस तेल की बूंद के संपर्क में आएगी, वैसे ही स्टीरेट आयन जो होता है, स्टीरिएट आयन अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है कि कार्बनिक भाग तेल की बूंद की ओर होता है, तेल की बूंद की ओर होता है, जबकि अकार्बनिक भाग यानी आयनिक भाग पानी की तरफ होता है, पानी की तरफ होता है। तो इस प्रकार से जो स्टीरेट आयन है उसमें जो इसका कार्बनिक भाग होता है, वो कार्बनिक भाग जो होता है वो किसकी तरफ हो जाता है, तेल की बूंद की ओर होता है, क्योंकि तेल की बूंद खुद कैसी होती है, कार्बनिक होती है। और जो स्टीरेट आयन का आयनिक भाग होता है, वो आयनिक भाग किसकी तरफ होता है, जल की तरफ होता है, क्योंकि जल खुद कैसा होता है, आयनिक प्रकृति का होता है। और हमने ये तो पढ़ा ही है, समान समान को घोलता है। तो समान समान के घोलने के नियम के अनुसार कार्बनिक भाग कार्बनिक हिस्से को घोलता है और जो आयनिक भाग है वो आयनिक हिस्से को घोलता है। तो अब देखते हैं अपन इसको आगे, हटा देता हूं उसको मैं। देखिए ये हमारे जो है एक तेल की बूंद है, और इस तेल की बूंद में क्या होगा, जब ये शर्ट पे जाएगी, हमारे शर्ट पे तेल की बूंद लग गई है। अब शर्ट पे जब तेल की बूंद लग गई तो साबुन से हम इसको रब करेंगे। अब जब साबुन से रब करेंगे तो स्टीरेट आयंस आएंगे इसके पास में। तो स्टीरेट आयंस यानी मतलब C17H35 को मैं इस ऐसे लाइन से प्रेजेंट करता हूं। तो ये देखो, ये C17H35, ये C17H35, ये क्योंकि C17H35 को मैंने इस सांप जैसी लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये स्टीरेट आयंस जो है इस तेल की बूंद में इस प्रकार से अवस्थित हो जाएंगे। ओके, तो देखिए O माइनस 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 O माइनस। तो चारों तरफ इस प्रकार से हो जाए। अब तुम्हें बताया था इसके चारों तरफ यहाँ पे सोडियम आयन इकट्ठे हो जाएंगे, Na प्लस 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 Na प्लस, इस प्रकार से आयन इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो बेटा,
यहाँ पे सांद्रता बढ़ गई, और सांद्रता बढ़ गई तो हमने शुरू में सहचारी कोलाइड की परिभाषा में ये बताया आपको कि जब सांद्रता कम हो तब तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, विद्युत अपघट्य की तरह। लेकिन जब सांद्रता का मान अधिक हो तो किसकी तरह, तो यहाँ पे देखिए स्टीरेट आयन, सोडियम स्टीरेट आयन की सांद्रता बढ़ गई, इसका मतलब अभी किसकी तरह व्यवहार करेगा, कोलाइड की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, कोलाइड की तरह। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रोसेस और समझाना चाहता हूँ कि अब जब हमारी शर्ट के ऊपर तेल की स्पॉट लग जाता है, तेल की बूंद लग जाती है, उस स्थिति में हम वो साबुन जो है किस प्रकार से तेल के लगे हुए स्पॉट को कैसे साफ करता है, वो मैं एक आपको इस प्रोसेस से समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपके शर्ट के ऊपर तेल की एक स्पॉट लग गया है। अब तेल का स्पॉट लगते ही आप सबसे पहले पानी डालोगे शर्ट के ऊपर और साबुन लगाओगे। साबुन क्या होता है, सोडियम स्टीरेट ही हमारा साबुन होता है। तो सोडियम स्टीरेट को जब आप रब करोगे तो सोडियम स्टीरेट जो है सोडियम और स्टीरेट आयन में, अब स्टीरेट आयंस जो है इस प्रकार से C17H जो कार्बनिक भाग है वो तो तेल की बूंद के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है पानी की तरफ बचता है। अब इस तेल की बूंद को इस कार्बनिक चेन ने, कार्बन की जो लंबी चेन है उस कार्बन की लंबी चेन ने इस तेल की बूंद को जकड़ रखा है बुरी तरह। तो अब जब आप रब करोगे, इसको क्या करोगे, रब, तो ये ऑक्सीजन जो है पानी की तरफ जाना चाहेगी, ये ऑक्सीजन पानी की तरफ जाना चाहेगी, ये ऑक्सीजन, ये सभी पानी की तरफ जाना चाहेंगे क्योंकि पानी के साथ हम रगड़ रहे हैं उसको। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये जो कार्बनिक चेन है वो इस तेल को लेकर अपने साथ चली जाएगी, ये कार्बनिक चेन इस तेल के हिस्से को लेकर चली जाएगी, ये कार्बनिक चेन इस तेल के हिस्से को लेकर चली जाएगी, ये कार्बनिक चेन इस तेल के तले पर जाएगी। ये ऐसे करके ये पूरी जो तेल का स्पॉट है वो तेल का स्पॉट जो है वो हटके चला जाएगा और इस प्रकार से हमारे पास में हमारी शर्ट के ऊपर जो तेल का जग लगा हुआ स्पॉट जो होता है वो दूर हो जाएगा। तो ये हमारे कपड़ों को साफ करने का साबुन क्या है। अच्छा, इस प्रकार के जो कोलाइड बनते हैं इन कोलाइड को हम बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं, सहचारी कोलाइड को हम सहचारी कोलाइड को मिसेल भी कहते हैं। जो सहचारी कोलाइड होते हैं उनका एक दूसरा नाम और है और वो दूसरा नाम क्या है, मिसेल। और मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को मिसेलीकरण कहते हैं। मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को मिसेलीकरण, मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मिसेलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सांद्रता का वह मान, सांद्रता का वह मान जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए सांद्रता का वह मान जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। मतलब सांद्रता का वह मान जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता, और ब्रैकेट में इसे कहते हैं CMC, क्रांतिक मिसेल सांद्रता या क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। साबुन के लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान जो होता है, साबुन के लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान 10⁻³
मोल प्रति ये ध्यान रखना, साबुन के लिए CMC का मान जो होता है वो कितना होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर के करीब होता है। वह तापक्रम जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उस तापक्रम को क्राफ्ट टेम्परेचर हम कहते हैं। ठीक है, तो तापक्रम का वह मान, तापक्रम का वह मान जिस पर, तापक्रम का वह मान जिस पर मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है, उस तापक्रम के मान को, उस तापक्रम के मान को क्राफ्ट टेम्परेचर या क्राफ्ट तापक्रम कहते हैं। क्राफ्ट तापक्रम कहते, तो ये आपको समझ में आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो इसके लिए, पहला कि क्या होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, तापक्रम का वह मान जिस पर मिसेल का, तापक्रम का वह मान जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। CMC क्या होता है, सांद्रता का वह मान, सांद्रता का वह मान जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उस सांद्रता के मान को क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं, CMC। और साबुन के लिए इसका मान कितना होता है, 10⁻³ मोल पर लीटर होता है। और अगला बिंदु जो है वो है, एक बार मैं इसी को रिपीट करता हूं, आगे का जो हम कल का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कोलाइडों का निर्माण कैसे किया जाता है, तो वो कल के टॉपिक्स हैं, कल की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे उसको। आज की क्लास में हम एक बार सहचारी को वापस रिपीट कर देता हूं मैं आपके बात में। सहचारी कोलाइड वो होते हैं जो कम सांद्रता में तो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन सांद्रता जब बढ़ जाती है तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, वो कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु कि कोलाइड जो होते हैं, साबुन जो होता है वो एक तरीके से सहचारी कोलाइड है, क्योंकि कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य और अधिक सांद्रता पर ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, मिसेल की तरह या फिर सहचारी कोलाइड की तरह। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल जो पढ़ेंगे वो कोलाइड निर्माण की खोज। अब मेरा बेटा जो है कोरोना से संबंधित कुछ मैसेज आप लोगों को, बच्चों को देना चाहता है। कोरोना से बचने के लिए हाथ धोइए बार बार टाइम पे, और लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को, और हमेशा टाइम पे हाथ धोइए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और हमेशा साबुन से रगड़ते रहे, वरना सैनिटाइजर ले और मास्क पहनिए, और वैक्सीन आने वाली है वो भी लगाइए। बाय बाय। नमस्कार का जो पाँच जोड़ के नमस्कार, बाय बाय। तो दोस्तों ये थे मेरा बेटा अभिनव, जिन्होंने आपको कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ आप इसको फॉलो करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।